times The Simpsons predicted the future. The Simpsons is warning us about this Bible event. You've probably heard the conspiracy theory that The Simpsons can predict everything about the future, so here's the whole tea on the rumor and how they do it. Ask Google about The Simpsons predictions of the future. टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट काफ़ी टाइम से डिस्कस हो रहा है और टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आगे जाके टाइम मशीन इन्वेंट हुई तो हम फ्यूचर को देख पाएंगे और फ्यूचर को देख के हम कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि जो फ्यूचर में इवेंट्स होने हैं अगर वो डेंजरस हैं और अगर वो खतरनाक है तो हम शायद उनको अवॉइड कर पाएं क्योंकि हमें पहले से फ्यूचर पता होगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट में बताऊं तो टाइम मशीन के थ्रू हम अपना फ्यूचर देख के रेडी हो सकते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन व्हाट इफ आई से कि सिर्फ टाइम मशीन ही एक ऐसा तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम फ्यूचर देख सकते हैं, बल्कि कंस्पिरेसी थियरीज की दुनिया में एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू काफी सारी फ्यूचर प्रेडिक्शंस हुई हैं और आज के टाइम में भी उस सोर्स को यूज करके हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से काफी सारे सोचेंगे कि ऐसा कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। और जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कंस्पिरेसी थियरीज की दुनिया में ये सोर्स एक कार्टून सीरीज है तो तुम तो सीधा सीधा बोलोगे फिंग पागल हो चुका है कि सारे के सारे कंस्पिरेसी थियरिस्ट पागल होते हैं, एक कार्टून सीरीज के पीछे पागल हो रहे हैं और कुछ भी बोलते हैं। एक कार्टून सीरीज से थोड़ा ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है फ्यूचर को। यही तो कमाल की बात है कंस्पिरेसी थियरीज की कि जब तुम स्टार्टिंग में इन थियरीज को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि ये सब बकवास है, लेकिन धीरे धीरे जब उस थियरी के अराउंड एविडेंस तुम्हारे सामने आता है, बातें सामने आती हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद पूरी दुनिया ही नकली है और हमें दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन देखा जाए तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि एक कार्टून सीरीज फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे। मतलब देखा जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब उस कार्टून सीरीज के राइटर्स खुद फ्यूचर से आए हों एंड वही राइटर्स एक कॉमेडिक वे में हमें वॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर इज समथिंग एवरीवन ड्रीम्स ऑफ। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें कॉन्फिडेंस दे सकती है? नॉलेज। और नॉलेज इन ट्रेडिंग तुम्हारे फ्यूचर को बहुत ज्यादा ब्राइट कर सकती है और बहुत ज्यादा सिक्योर कर सकती है। तुम एक ब्राइट फ्यूचर अर्न कर सकते हो थैंक्स टू पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म। इसके थ्रू तुम काफी आसानी से एकदम स्ट्रेस फ्री होकर ट्रेडिंग सीख सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे काफी सारा ट्रेनिंग मटेरियल है और साथ ही साथ तुम्हें एक वर्चुअल डेमो अकाउंट भी मिलता है विद 50,000, जिसके थ्रू तुम्हारा कभी भी कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है ट्रेडिंग के लिए तो तुम यूज कर सकते हो द सोशल ट्रेडिंग फीचर। बहुत सिंपल आइडिया है, तुम्हें बस टॉप के ट्रेडर के मूव्स को रिपीट करना है और बाकी सारे स्टेप्स, बाकी सब कुछ प्लेटफॉर्म करेगा। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम उसे यूज कर सकते हो और साथ ही साथ कोड यूज करना अर्न टू गेट प्लस 60% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। डू नॉट बी अफ्रेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज लाइफ गिव्स अस टुगेदर विद पॉकेट ब्रोकर। एक बार खुद सोचो कि ये एक चीज कितनी क्रेजी होगी कि फ्यूचर से कोई इंसान आया है एंड ही मेक्स अ शो जिसके थ्रू फ्यूचर को प्रेडिक्ट करा जा सकता है। ये जितना सुनने में अनबिलीवेबल लगता है उतना ही कहीं ना कहीं ट्रू है। याद है इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज मैंने एक बात बोली थी कि काफी सारी कंस्पिरेसी थियरीज ऐसी होती है जिनको सुन के लगता है कि ये क्या बकवास है, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे कहीं ना कहीं तुम्हें लग सकता है कि शायद ये थियरी सच है। धीरे धीरे जब तुम उन थ्योरीज के बारे में सोचते हो तो तुम्हें वो कहीं ना कहीं सच लगने लग जाती है। जैसा कि हमने 9/11 डिस्कस करा था सेकंड एपिसोड में। सेकंड एपिसोड के बाद तुम्हें कहीं ना कहीं लगने लग गया होगा कि 9/11 एक इनसाइड जॉब था, गवर्नमेंट प्लान था। द सिम्पसन्स सबसे बड़े और सबसे लंबे शोज में से एक है जो 1989 से चलता आ रहा है। 1989 से ये शो अपने जोक्स के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, लेकिन इस शो ने इस पूरे टाइम में सिंस 1989 काफी सारी चीजें प्रेडिक्ट करी हैं और अपने शो के थ्रू ऑडियंस को दिखाई हैं जो फ्यूचर में सच निकली हैं। और ऐसा नहीं है कि ये शो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और इस शो में एक दो बातें दिखाई गई थी जो सच निकल गई। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कितनी सारी चीजें प्रेडिक्ट करी गई हैं सिम्पसन्स के थ्रू। जो इस शो के अराउंड कंस्पिरेसी थियरी है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस शो ने
इतने लंबे टाइम में सिंस 1989 क्या क्या प्रिडिक्शंस करी हैं और उनमें से कौन कौन सी सच हुई है। एंड आई प्रॉमिस यू कि ये प्रिडिक्शन सुन के तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, तुम अपना सर पकड़ लोगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक ही शो बार बार इतने सारे फ्यूचर इवेंट्स कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहा है। जो प्रिडिक्शंस मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो धीरे धीरे डार्क होती जाएंगी और एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा वो प्रिडिक्शंस जो सिम्पसन्स ने करी है फॉर द ईयर 2024। 1995 में सीजन 6 के 19th एपिसोड में देयर इज दिस वन कैरेक्टर जिसका नाम है लीजा। वो जाती है फॉर्चून टेलर के पास। लीजा को 15 साल आगे वाली मार्ज सिम्पसन से बात करनी होती है। देन लीजा बात भी करती है ऑन अ पिक्चर फोन। इस शो के अंदर उस डिवाइस को पिक्चर फोन बोला गया है जो आज के टाइम का फेस टाइम है। ये 1995 की बात कर रहा हूं मैं। 1995 में ये टेक्नोलॉजी एक इमेजिनेशन थी, लेकिन आज के टाइम में इस टेक्नोलॉजी को हम सब यूज करते हैं। We call this FaceTime. और इसी सेम एपिसोड में स्मार्ट वॉच भी दिखाई जाती है। 1995 के टाइम पे कोई डिस्कशन नहीं था स्मार्ट वॉच का, लेकिन सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉच दिखाई थी और फिर 19 साल के बाद ये इन्वेंशन भी हो जाती है। स्मार्ट वॉचेस हम सब यूज करते हैं आज की डेट में। एक ही एपिसोड में एप्पल के 2 बहुत मेजर प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर दिया गया था। अब एक साल पीछे चलते हैं। 1994 में सिम्पसन्स ने GoPro को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। सीजन 5 के एपिसोड 13 में होमर सिम्पसन्स को एक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है जिसके अंदर वो अपनी हैट में एक स्मॉल कैमरा फिट कर देता है। जिस टाइम पे एपिसोड आया था उस टाइम पे GoPros का कोई मेंशन नहीं था, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से सोचा जाए तो ऐसा काम सिर्फ एक GoPro ही कर सकता था। अभी मैंने फेस टाइम, स्मार्ट वॉच और GoPro की बात करी है और ये बातें सुन के लग रहा होगा यार ये रोहन बकवास करने लग गया है। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम प्रेडिक्शंस थोड़ी ना बोल सकते हैं। लिसन टू मी एंड वेट फॉर इट। 1994 के ही एक और एपिसोड में एक लेडी दिखाई जाती है जो खाना बना रही है लोगों के लिए, और वही लेडी खाने में हॉर्स पार्ट्स डाल देती है, हॉर्स का मीट डाल देती है और वो उसी हॉर्स मीट को कुक करके लोगों को खिला देती है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। ये एपिसोड है 1994 का। 2013 में यूरोप में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, which was the horse meat scandal. The horse meat scandal started in Ireland and the United Kingdom in January, but has since spread all around the EU. DNA checks on beef have found that some products, including hamburgers, contained as much as 30% horse meat. More testicles mean more iron. यूरोप के काफी सारे मीट सप्लायर्स ने चुपचाप अपने मीट के जगह हॉर्स मीट डालना शुरू कर दिया था और उसी हॉर्स मीट को सप्लाई करना शुरू कर दिया था काफी सारे रेस्टोरेंट्स और फूड चेन्स को। आगे तुम गेस कर ही सकते हो कि क्या हुआ। यूरोप के काफी सारे रेस्टोरेंट्स ने और फूड चेन्स ने उसी हॉर्स मीट को पकाना शुरू कर दिया था और सर्व करना शुरू कर दिया था अपने कस्टमर्स को। एंड काफी टाइम तक लोगों को ये पता ही नहीं चला था कि वो हॉर्स मीट खा रहे हैं। ये चीज यूरोप के फूड बिजनेस का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, लेकिन ये चीज सिम्पसन्स ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी 1994 में। इट्स वियर्ड बिकॉज इट्स सो स्पेसिफिक। कोई और मीट भी हो सकता था, लेकिन इट वॉज हॉर्स मीट। 2007 में सिम्पसन्स द मूवी ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि गवर्नमेंट हम सब की सारी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करती है और सुनती है। इस मूवी के अंदर होमर सिम्पसन्स एंड द सिम्पसन्स फैमिली पूरे यूएस के वाटर सप्लाई को पोल्यूट कर देते हैं, जिसके वजह से पूरी की पूरी गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाती है। एंड इस चीज की वजह से पूरी सिम्पसन्स फैमिली को भागना पड़ता है और छुपना पड़ता है। ये चीज इतनी बड़ी हो जाती है कि NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इन्वॉल्व हो जाती है पूरी सिम्पसन्स फैमिली को ढूंढने के लिए। एंड गेस करो NSA पूरी सिम्पसन्स फैमिली को कैसे पकड़ती है। We're fugitives. We should just lay low till we get to Seattle. Hey everybody, I found one! उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के, जो उनकी सेल फोन की कॉन्वर्सेशंस है, वो सारी कॉन्वर्सेशन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सुनती है एंड फिर जाके सिम्पसन्स फैमिली को पकड़ लेती है। जब ये मूवी आई थी तब लोगों को लग रहा था कि ठीक है, मतलब ओके, इमेजिन करने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन गवर्नमेंट तो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। Have you ever felt like the ads that you see on your social media feed are specifically targeted to you? It's almost like the app is listening to your conversation. I know it's happened to Katie on Instagram. Yeah, Charisse, you know, my friend and I were talking about a specific cruise that she went on, and just a few minutes later, an ad for that specific cruise popped up into my Instagram feed. So it made me wonder, if they're not listening, how could that happen? सिम्पसन्स ने कहीं ना कहीं हम सबको पहले ही बता दिया था और कहीं ना कहीं पहले ही हमें फ्यूचर दिखा दिया था कि आगे जाके गवर्नमेंट तुम्हारी सारी बातें सुनेगी तुम्हारे सेल फोन्स के थ्रू। Yes or no, does Facebook
use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users? No. Well, Senator, let me be clear on this. I mean, so you're talking about this conspiracy theory that gets passed around that we listen to what's going on your microphone and use that for ads. Right. We don't do that. So it made me wonder, if they're not listening, how could that happen? और आज के टाइम पे ये इतना बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि हम सबको इस चीज की आदत पड़ चुकी है। तुमने खुद नोटिस करा होगा कि हम खुद सेलफोन के पास बैठ के कुछ भी बात करते हैं, कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एड्स आने लग जाती है हमारे फोन में ऑटोमेटिकली। जब लोगों ने ये चीज नोटिस करनी शुरू करी थी तो काफी बवाल हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हम सारे यूज्ड टू हो गए हैं इस चीज से। हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वी आर ओके विद इट कि हाँ यार, हमारा फोन सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है तो वो सुनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम धीरे धीरे इस चीज से यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन सिम्पसन्स ने बहुत पहले ही ये चीज बता दी थी कि गवर्नमेंट आगे जाके हमारी सारी बातें सुनेगी और सारे तरीके से हमें मॉनिटर करने की कोशिश करेगी। और यूएस में तो पेट्रियट एक्ट भी था, और इसके बारे में तो मैं एपिसोड 2 में पहले ही बता चुका हूँ। All right, here's that cell phone story you've been waiting for. Cell phone users beware, Big Brother may be listening. The Federal Bureau of Investigation can now hear everything you say, even when the cell phone is turned off. मतलब एक बार खुद सोचो ना कि हम कुछ भी बात करते तो उसके रिगार्डिंग एड्स आने लग जाती है, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, कैट फूड हो, कुछ भी हो। हम कुछ भी बात करते तो उसके रिगार्डिंग हमारे फोन में एड्स आने लग जाती हैं। ये कैसे होता है? बिकॉज ऑब्वियसली हमारे फोन सब कुछ सुन रहे हैं। सिम्पसन्स ने ये चीज बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। ये सबको सुन के लग सकता है कि यार ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मैं आगे चीजें बोलने वाला हूं ना, वो तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगी। सीजन 25 के एपिसोड 16 में द सिम्पसन्स में फुटबॉल वर्ल्ड कप दिखाया जाता है, और उस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच दिखाया जाता है, जो होता है ब्राजील और जर्मनी के बीच में। और उस एपिसोड में जर्मनी जीत जाती है। गेस करो उसके बाद जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्या हुआ था? यहां पे तो मैं भी हिल गया था थोड़ा कि हाउ इज दिस पॉसिबल? फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रेडिक्ट हो रहा है। सिम्पसन्स ने पहले ही दिखा दिया था कि जर्मनी जीतेगी, और ये भी दिखा दिया कि ऑपोजिशन टीम कौन सी थी, कि ब्राजील और जर्मनी का ही मैच होगा फाइनल में। और जो आगे की प्रेडिक्शंस है वो सुन के तुम्हें जेन्युइनली लगेगा कि शायद सिम्पसन्स के राइटर्स फ्यूचर से ही हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी फ्यूचर के सारे इवेंट्स पता है, और शो के राइटर्स सारे फ्यूचर इवेंट्स कहीं ना कहीं पूरे शो में डालते रहते हैं। 2012 में सिम्पसन्स ने दिखाया था कि लेडी गागा का अपना हेडलाइनर शो है सुपर बोल पे। एक बार देखो सिम्पसन्स ने कैसे दिखाया था कि अगर लेडी गागा परफॉर्म करे सुपर बोल के हेडलाइनर शो में। ये चीज दिखाई गई थी 2012 में, एंड गेस करो 2017 में क्या हुआ? दिस इज क्रेजी। लाइक इतना एक्यूरेट, इतना ज्यादा एक्यूरेट। आई डोंट थिंक इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस किसी ने भी करी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना भी सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था, एंड इट्स सो एक्यूरेट, क्योंकि 2002 के सीजन 11 एपिसोड 17 के अंदर इन्होंने सेम टू सेम दिखाया है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द प्रेसिडेंट। तुम विजुअल्स देख लो, इट्स द सेम, इट्स द सेम। इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है? आई डोंट गेट इट। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना 2002 में प्रेडिक्ट कर दिया गया था, एंड इट हैपेंड मच लेटर, अराउंड 2016-17। यहां मेरा दिमाग चकरा गया था, क्योंकि सुपर बोल, फुटबॉल और गोप्रोज और यहां तक सब कुछ ठीक था। ठीक है, यहां तक मैं इन चीजों को सीरियसली ले नहीं रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट प्रेडिक्ट कर दिया था सिम्पसन्स ने। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? और प्रेसिडेंट प्रेडिक्ट करना तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सिम्पसन्स ने नोबेल प्राइज विनर भी प्रेडिक्ट कर दिया था, एक्यूरेटली, नाम के साथ। 2010 में सीजन 22 एपिसोड 1 के अंदर दिखाया जाता है कि बेन होलस्ट्रॉम विन्स द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। ये सिम्पसन्स के एपिसोड में था, लेकिन दिस केम ट्रू इन 2016। बेन होलस्ट्रॉम वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे द सिम्पसन्स शो में दिखाया गया था। लोग ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना एंड ये नोबेल प्राइज आर द बिगेस्ट प्रेडिक्शंस जो सिम्पसन्स ने करी है। मैं बताता हूं पर्सनली जो मेरे को सबसे बड़ी प्रेडिक्शन लगती है सिम्पसन्स की, व्हिच इज इनसेन। हिग्स बोसॉन या फिर गॉड पार्टिकल का नाम तो तुमने सुना ही होगा। अगर तुम साइंस स्टूडेंट रहे हो कभी, या फिर तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है, तो तुमने ये दो टर्म्स तो सुनी ही होंगी।
जिनको आइडिया नहीं है हिग्स बोसॉन और गॉड पार्टिकल के बारे में, मैं उन्हें एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं कि ये दोनों चीजें क्या हैं। पहले हमें पढ़ाया जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं जो एक साथ मिलके सब कुछ क्रिएट करते हैं। जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। पहले एक थ्योरी दी गई थी कि एटम्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा भी कुछ और है जो एटम्स को मास देता है। कुछ तो ऐसा है एटम्स में जिसकी वजह से एटम्स को मास मिलता है, और जिस चीज की यहाँ पे बात करी जा रही है जिसकी वजह से एटम्स को मास मिलता है उसका नाम रख दिया गया था हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का आइडिया 1964 में दिया गया था। ये जो अभी मैंने थ्योरी बताई है 1964 में दी गई थी, और 1964 से साइंटिस्ट लगे हुए हैं एक इक्वेशन निकालने में जिसके थ्रू वो हिग्स बोसॉन की वैल्यू या फिर उसका मास ढूंढ सके। ये मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं तुम्हें। 1998 के सीजन 10 एपिसोड 2 के अंदर दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन्स एक साइंटिस्ट बन जाता है, और होमर सिम्पसन्स काफी सारे साइंटिफिक टॉपिक्स इंक्लूडिंग द हिग्स बोसॉन पे स्टडी कर रहा होता है और काम कर रहा होता है। और उसी एपिसोड में होमर सिम्पसन्स का ब्लैक बोर्ड दिखाया जाता है, उस पे बहुत सारी साइंटिफिक इक्वेशंस होती हैं, और उन्हीं सारी इक्वेशंस के बीच में एक इक्वेशन होती है ऑफ द हिग्स बोसॉन। होमर सिम्पसन ने एक ऐसी इक्वेशन लिखी होती है जिसके थ्रू हिग्स बोसॉन की वैल्यू डिसाइड करी जा सकती है। 2012 में, काफी सालों बाद, साइंटिस्ट करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए और एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाते हैं। उस पार्टिकल एक्सेलरेटर को यूज करा जाता है जिसके थ्रू वो एक इक्वेशन निकाल सके जिससे हिग्स बोसॉन की वैल्यू निकाली जा सके। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिलीव ही नहीं होगा जो मैं अभी कहने वाला हूँ। वो पूरा पार्टिकल एक्सेलरेटर बना के करोड़ों रुपए खर्च करके साइंटिस्ट ने फाइनली वो एक इक्वेशन निकाली थी जिसके थ्रू हिग्स बोसॉन की वैल्यू निकाली जा सकती। जो साइंटिस्ट ने इक्वेशन निकाली थी 2012 में, दैट वाज ऑलमोस्ट अ रेप्लिका ऑफ द इक्वेशन जो सिम्पसन्स के उस एपिसोड में थी जो होमर सिम्पसन ने अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई थी। द सिम्पसन्स ने साइंस की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इक्वेशन को सालों पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। साइंटिफिक इक्वेशन ऑफ द गॉड पार्टिकल। इस चीज ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग इस चीज को सीरियसली कैसे नहीं ले रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ कैन अ कार्टून सीरीज प्रेडिक्ट अ साइंटिफिक इक्वेशन जिसके लिए साइंटिस्ट ने करोड़ों रुपए खर्चे? दिस इज द अल्टीमेट प्रूफ कि सिम्पसन्स के राइटर्स फ्यूचर से, एंड दिस इज द वेरी कंस्पिरेसी थियरी आई वाज गोना टॉक अबाउट। कंस्पिरेसी थियरी यही है कि जो सिम्पसन्स के राइटर्स हैं वो फ्यूचर से हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के इवेंट्स धीरे धीरे एक एक एपिसोड में डालते आ रहे हैं इतने सालों से, और इतनी सारी प्रेडिक्शंस निकली हैं सिम्पसन्स के थ्रू। इट्स अनबिलीवेबल। एक कार्टून शो कैसे फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। एक और जो स्कैरी प्रेडिक्शन थी वो थी 9/11 की, वो हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस करी थी। 9/11 का टेररिस्ट अटैक भी सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था। तो बेसिकली अगर मैं ब्रीफ में समझाऊं तो द सिम्पसन्स शो के अराउंड दो कंस्पिरेसी थियरीज हैं। पहली कंस्पिरेसी थियरी ये है कि जो पूरा शो है द सिम्पसन्स, इट्स अ वे ऑफ प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। द सिम्पसन्स वर्ल्ड के सबसे लंबे शोज में से एक है, और उसके अंदर काफी सारी चीजें ऑलरेडी दिखाई जा चुकी हैं ऑडियंस को, जो कहीं ना कहीं प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का पार्ट हो सकता है। और सेकंड थियरी ये है कि जो सिम्पसन्स के राइटर्स हैं वो फ्यूचर से, और वो फ्यूचर के काफ़ी सारे इवेंट्स हमें इस शो के थ्रू दिखा रहे हैं जिससे हम रेडी रहे उनके लिए। बिकॉज इतनी प्रेडिक्शन सही होना, इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? सिम्पसन्स ने कुछ प्रेडिक्शंस 2024 के लिए भी करी है। Up everybody, it's World War III! Quick, down to the fallout shelter. The bombs are dropping. Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India.